हेलो, कैसे हो? आज न्यूक्लियाई चैप्टर के सेकेंड पार्ट में मैं आपको न्यूक्लियर फोर्स से स्टार्ट कर रहा हूं। स्टूडेंट्स, व्हाट इज द नीड टू डिस्कस अबाउट द न्यूक्लियर फोर्स? न्यूक्लियर फोर्स को डिस्कस क्यों करें? क्या जरूरत है? इसके लिए सबसे पहले कंपोजिशन ऑफ न्यूक्लियस, जो कि हम पिछले चैप्टर में पढ़ चुके हैं, जानना जरूरी है। और उसमें आप जानते हैं कि न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स यानी प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन होते हैं। स्टूडेंट्स, प्रोटॉन्स आर पॉजिटिवली चार्ज। व्हाट दे विल डू? दे विल रिपेल। न्यूट्रॉन्स आर न्यूट्रल, ये भी आपको मालूम है। तो न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होने की वजह से प्रोटॉन्स जो कि पॉजिटिवली चार्ज हैं एक दूसरे को रिपेल करेंगे। और अगर ये रिपेल कर रहे हैं तो क्या न्यूक्लियाई स्टेबल होगा? कभी नहीं। जब दो पार्टिकल रिपेल कर रहे हैं तो एक दूसरे को दूर दूर भगा देंगे ना, लेकिन न्यूक्लियस तो स्टेबल है। क्यों? इसका मतलब कोई एक दूसरा फोर्स वहां पर वर्क कर रहा है जो प्रोटॉन्स के रिपल्सिव फोर्स से ज्यादा स्ट्रांग है। राइट? इसका मतलब दैट फोर्स इज बाइंडिंग द प्रोटॉन्स इन द न्यूक्लियस। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, उन पर कोई चार्ज है नहीं, वो तो रिपेल नहीं करेंगे, इधर उधर शिफ्टिंग नहीं करेंगे कुछ भी, लेकिन प्रोटॉन्स तो रिपेल करेंगे ना। ठीक है ना? अब प्रोटॉन रिपेल कर रहे हैं तो उनको भागने से रोकने के लिए कोई दूसरा फोर्स न्यूक्लियस के अंदर लग रहा है जो प्रोटॉन्स को उस स्मॉल स्पेस में बांधे हुए है, एंड दैट फोर्स इज न्यूक्लियर फोर्स। तो इसका मतलब न्यूक्लियर फोर्स क्या हो गया? फोर्स विच बाइंड्स न्यूक्लियंस इन द न्यूक्लियस। और न्यूक्लियस का मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को न्यूक्लियस क्यों कहते हैं हम पिछले लेक्चर में बता चुके हैं। मैंने यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, nuclear force is the strong attractive interaction between nucleons. This strong attractive force binds nucleus, means proton plus neutron inside the nucleus. बात समझ में आ गया? अब हम कुछ प्रॉपर्टी बता रहे हैं आपको न्यूक्लियर फोर्स की। तो सबसे पहले दिया न्यूक्लियर फोर्स इज द स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन। पहली बात तो आपको मालूम होना चाहिए कि न्यूक्लियर फोर्स नेचर में अट्रैक्टिव है और स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन है। स्ट्रॉन्ग कैसे है? तो कंपेयर करिए। तो कंपेयर करने के लिए आपके पास तीन फोर्स हैं, एक ग्रेविटेशनल फोर्स है, एक इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है और तीसरा न्यूक्लियर फोर्स है। तो आप देखिए, ग्रेविटेशनल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, न्यूक्लियर फोर्स अगर हम कंपेयर कर रहे हैं तो इनका रेशियो 1:10⁻36:10⁻38, यानी स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है न्यूक्लियर फोर्स 10⁻38। Right? Ratio FG:FE:FN is equal to 1:10⁻36:10⁻38. Right? दूसरी चीज कहते हैं शॉर्ट रेंज फोर्स है। न्यूक्लियर फोर्स शॉर्ट रेंज फोर्स है, यानी न्यूक्लियस से 2 से 3 फर्मी की डिस्टेंस के बीच में ही एक्ट करता है। राइट? न्यूक्लियस से 2 से 3 फर्मी का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स? फर्मी इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। न्यूक्लियर रेंज की डिस्टेंस की बात करते हैं तो अगर इसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो स्टूडेंट्स 1 फर्मी इज इक्वल टू 10⁻−15 मीटर। राइट? तो ये क्या हुआ कि एफ जो मैंने कहा 2 2 3 फर्मी, इसको आप कह सकते हैं 2 × 10⁻−15 मीटर टू 3 × 10⁻−15 मीटर। और इसको हम लोगों ने मार्क किया है फर्मी के फॉर्म में, न्यूक्लियर डिस्टेंस। राइट? अब इसके बाद कहते हैं चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर। चार्ज इंडिपेंडेंट कैरेक्टर का मतलब क्या हुआ कि न्यूक्लियर फोर्स चार्ज इंडिपेंडेंट है। चार्ज इंडिपेंडेंट का मतलब क्या हुआ कि प्रोटॉन्स हैं वहां पे यार, वो पॉजिटिवली चार्ज हैं। न्यूट्रॉन भी तो है ना, तो अगर न्यूट्रॉन भी है वहां पर, प्रोटॉन भी है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है, तो प्रोटॉन से क्या लेना देना, न्यूट्रॉन से क्या लेना देना? चार्ज पे डिपेंड नहीं कर रहा। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल है, इसलिए कहा गया है कि न्यूक्लियर फोर्स इज चार्ज इंडिपेंडेंट। और अगली बात जो कह रहे हैं कि इट इज एक्सचेंज फोर्स। एक्सचेंज फोर्स का मतलब एक साइंटिस्ट थे
युकावा साचिस फ्रॉम जापान, उन्होंने क्या बताया कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के अंदर मेसान पार्टिकल्स भी होते हैं, जिनको हम पाई मेसान पार्टिकल करते हैं। और ये 3 तरीके के होते हैं, प्लस पाई मेसान, माइनस पाई मेसान एंड न्यूट्रल पाई मेसान। तो इनका एक्सचेंज लगातार चलता रहता है। उन्होंने बताया कि प्रोटॉन हो या न्यूट्रॉन हो, ये पाई मेसान से, एक पॉजिटिव पाई मेसान से, एक नेगेटिव पाई मेसान से कवर्ड रहता है। फिर ये एब्जॉर्ब करते हैं, प्लस पाई एब्जॉर्ब करेगा, माइनस पाई एक्सचेंज करेगा, वो चला जाएगा न्यूट्रॉन के पास, उधर से उधर वो एक्सचेंज करेगा। यानी न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सचेंज फोर्स। सीधी सी बात, इतना समझिएगा कि न्यूक्लियर फोर्स इज एक्सचेंज फोर्स। और लास्ट में कहा है इट इज नॉन सेंट्रल फोर्स। बात समझ में आ गई? तो मैंने एक्सप्लेनेशन दे दिया। वीडियो पॉज करिए और आप इसको नोट करिए। वीडियो पॉज करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ इट्स माय सेकंड टॉपिक एंड दैट इज द वेरिएशन ऑफ न्यूक्लियर फोर्स विद डिस्टेंस। मैंने पहले ही आपसे कहा था क्या कि न्यूक्लियर फोर्स इज शॉर्ट रेंज फोर्स, ठीक है ना, राइट? तो अब उसका न्यूक्लियर फोर्स और डिस्टेंस का ग्राफ खींचा जाए तो देखिए, न्यूक्लियर फोर्स मतलब पोटेंशियल एनर्जी और डिस्टेंस का ग्राफ खींचा गया है। मैंने लिखा है ग्राफ ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ पेयर ऑफ न्यूक्लियॉन्स एज फंक्शन ऑफ देयर सेपरेशन आर इज शोन। इसका नेचर क्या है? ये अब ये आर है, इस पॉइंट को देखिए, ये करीब करीब 0.8 के पास आसपास है। दिस इज योर 0.8, राइट? फर्मी के आसपास का है। तो अब इधर हम डिस्टेंस कम कर रहे हैं। अगर हम डिस्टेंस इधर कम करें तो क्या हो रहा है? पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। जब डिस्टेंस को इंक्रीज करेंगे तो पोटेंशियल एनर्जी क्या हो रही है? ठीक है, यहां से नेगेटिव से 0 हो रही है, राइट? और ऑलमोस्ट 4 के आसपास आकर के करीब करीब 0 हो जाती है, ठीक है ना? तो अब आप इन पॉइंट्स को देखिए वन बाय वन। मैंने ये पोटेंशियल एनर्जी मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में 0, 100, 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट और आर फर्मी में दे रखा है 1, 2, 3, 4 ऑनवर्ड। तो देखिए, पहली बात, पोटेंशियल एनर्जी इज मिनिमम एट डिस्टेंस आर नॉट अप्रॉक्स 0.8 फर्मी इज ये, ठीक है, मिनिमम 0.8 फर्मी के आसपास ये मिनिमम है। सेकेंड, आर लेस देन R0। अब इस पॉइंट को अगर हम R0 मान लें, 0.8 फर्मी को R0 मैंने लिखा है, तो कहते हैं अगर डिस्टेंस मेरी इससे कम है, R लेस देन R, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज कर रही है। देखिए साफ साफ मैंने पहले बता चुका हूं, इंक्रीज कर रही है। इंक्रीजेस विद डिक्रीजिंग R, दैट इज स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स। तीसरा पॉइंट, व्हेन R इज मोर देन, इससे ज्यादा R हो रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीजेस टू 0, आकर के 0 पे आ जाती है विद इंक्रीज इन R, दैट इज अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स। ये फोर्स हमारा कैसा है? दिस इज अट्रैक्टिव न्यूक्लियर फोर्स, राइट? और अट्रैक्शन इज मैक्सिमम कहां पे? एट दिस पॉइंट 0.8 फर्मी, राइट? और इसके बाद जो हमारा 4th पॉइंट आता है, कहते हैं R इज इक्वल टू 4 फर्मी पर हमारा न्यूक्लियर फोर्स 0 हो जाता है। साफ साफ दिखाई दे रहा है ना, पोटेंशियल एनर्जी 0 पहुंच जाती है, दैट इज शॉर्ट रेंज फोर्स। और नेगेटिव साइन बोलता है कि पोटेंशियल एनर्जी का नेगेटिव साइन इंडिकेट्स करता है कि न्यूक्लियर फोर्स अट्रैक्टिव है। अगर पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव साइन के साथ है तो आपका न्यूक्लियर फोर्स कैसा होगा? अट्रैक्टिव, ठीक है? तो पहले तो हमने बताया आपको न्यूक्लियर फोर्स वो क्या है कि फोर्स विच बाइंड द न्यूक्लियस। और उसकी जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स है, वो पॉजिटिवली चार्ज है, तो एक दूसरे को रिपेल करेंगे, तो फिर एक साथ रुक नहीं सकते। जबकि न्यूक्लियस में प्रोटॉन्स एक साथ रुके हुए हैं, तो उनको किसी ने बांध के रखा है, एंड दैट इज सम फोर्स एंड इज नोन एज न्यूक्लियर फोर्स। प्रोटॉन्स तो रिपेल करते हैं, तो न्यूक्लियर फोर्स कैसा है? दैट इज योर अट्रैक्टिव इन नेचर। इसको आप नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। ओके, नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मास डिफेक्ट।
चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपसे क्वेश्चन करता हूं कि आप मार्केट जाइए और 5 kg स्वीट्स लेके आइए, स्वीट्स, ठीक है, और 2 kg कुछ फ्रूट्स, और इन दोनों को एक बैग में रखिए, तो टोटल मास कितना होगा? आप कहेंगे 5 + 2 7 kg। 7 kg क्या है टोटल मास? तो आपने शॉपकीपर से 5 kg ये लिया, 2 kg ये लिया, उसको उठा के डाल दिया किसमें? बैग में। आपके हिसाब से 7 kg बैग में है, लेकिन जब आप बैग को पूरा तौलते हैं, वेट करते हैं, पूरा वे करते हैं, तो आप देखते हैं इट इज नॉट 7 kg, इट इज लेस बाय सम अमाउंट, यानी द मास ऑफ द बैग हैविंग स्वीट्स एंड फ्रूट्स इज लेस देन द मास ऑफ स्वीट्स एंड मास ऑफ द फ्रूट्स सेपरेटली। यही कॉन्सेप्ट हमारा मास डिफेक्ट में अप्लाई होता है। स्टूडेंट्स, न्यूक्लियस किससे बना हुआ है? न्यूक्लियस इज मेड विद ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। तो न्यूक्लियस में क्या है? नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स है। तो अगर हम प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स का मास निकालें और उनको सबको सम कर लें, प्रोटॉन के मास को सम करें, मान लो 7 प्रोटॉन है, तो 1 प्रोटॉन का मास इंटू 7 प्रोटॉन का मास, उसको ले लिया। उसके बाद 9 न्यूट्रॉन है, तो 9 इंटू मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कर दिया, फिर उसको ऐड कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा? दिस विल बी द मास ऑफ द न्यूक्लियस, दैट इज मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। तो अब न्यूक्लियस का मास कितना होना चाहिए? इतना ही होना चाहिए ना। लेकिन जब न्यूक्लियस का मास निकाला गया, तो स्टूडेंट से पाया गया कि मास ऑफ न्यूक्लियस वॉज लिटिल लेस देन द मास ऑफ द न्यूक्लियस। और हम न्यूक्लियर फिजिक्स में इस डिफरेंस को मास डिफेक्ट कहते हैं, यानी मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। यस, मास डिफेक्ट इज द डिफरेंस ऑफ मास ऑफ व्हाट? न्यूक्लियस एंड न्यूक्लियस। तो मैं अब इसको हटा दे रहा हूं यहां से। स्वीट्स तो न्यूक्लियस में होती नहीं है ना, नहीं आप फ्रूट के अंदर न्यूक्लियस में फ्रूट्स, मैंगो और एप्पल ढूंढना शुरू कर देंगे। नो, इट्स नॉट नीडेड। ये एक एग्जांपल आपको समझाने के लिए था, है ना। ये मत सोचिएगा न्यूक्लियर फिजिक्स में मिठाइयां बढ़ती हैं, स्वीट्स और मैंगो, एप्पल ये सब आता है। नो, यस, ओके। तो मैंने क्या लिखा है? द डिफरेंस बिटवीन द रेस्ट मास ऑफ द न्यूक्लियस एंड द सम ऑफ द रेस्ट ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट्स इज मास डिफेक्ट। मतलब न्यूक्लियस का मास और न्यूक्लियस में प्रेजेंट न्यूक्लियस का मास, इनका डिफरेंस। अब जो ग्रेटर होगा, तो एक्सपेरिमेंटली यही देखा गया कि मास ऑफ न्यूक्लियस इज मोर। देखिए, मास डिफेक्ट इज इक्वल टू मास ऑफ प्रोटॉन्स। पी मींस मास ऑफ प्रोटॉन्स, नॉट प्रोटॉन, एक प्रोटॉन नहीं, जितने भी प्रोटॉन है, ठीक है, और प्लस mn। mn क्या है? मास ऑफ न्यूट्रॉन्स। दोनों को सम कर लो, माइनस m। m क्या है? मास ऑफ न्यूक्लियस। तो दिस इज योर मास डिफेक्ट। बात समझ में आ गया? राइट। अब मैं आपको बता दे रहा हूं, फिलहाल इस सेशन के कोर्स में नहीं है, ये जो मास डिफेक्ट आ रहा है ना, मास का लॉस, यही एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। ये कन्वर्ट हो जाता है एनर्जी में, ठीक है, और फिर करता क्या है? ये कन्वर्ट होता है एनर्जी में, और वो एनर्जी न्यूक्लियर एनर्जी कहलाती है, यानी न्यूक्लियस को बांध करके रखती है, राइट। तो अब आप देखो यार, इसका मतलब क्या हुआ कि E इज इक्वल टू mc², राइट। E इज इक्वल टू mc²। तो ये हम एक रिलेशन भी कहते हैं, रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी, मास एंड एनर्जी के बीच में रिलेशन। यस, समझ में आ गया? ओके स्टूडेंट्स, तो ये मैंने ऐसे बता दिया आपको सेपरेटली कि रिलेशन बिटवीन मास एंड एनर्जी।
और ये हमारा मास डिफेक्ट है। तो आप इसको वीडियो पॉज करके इसको नोट करिए, वीडियो पॉज करिए, नोट कर लिया। ये मैंने आपके लिए एक और टर्म नोट कर दिया इसमें, पैकिंग फ्रैक्शन, इसी से रिलेट करता है। मास डिफेक्ट है तो कहते हैं मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन। न्यूक्लियन का मतलब नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स इन न्यूक्लियस। और यहां लिखा गया पैकिंग फ्रैक्शन ऑफ न्यूक्लियस इज इट्स मास डिफेक्ट पर न्यूक्लियन, यानी पैकिंग फ्रैक्शन इज इक्वल टू मास डिफेक्ट अपॉन मास नंबर। ठीक है, इसका मतलब मास डिफेक्ट अपॉन ए, नॉट जेड। ठीक है, राइट, अपॉन ए। क्लियर? तो इसको भी आप वीडियो पॉज करके नोट करिए, फिर हम आगे की बात करते हैं। वीडियो पॉज करिए। ओके स्टूडेंट्स, अब हम बताने जा रहे हैं न्यूक्लियर फिजन। पहले समझिए, फिर मैं बोर्ड की तरफ एक्सप्लेन करता हूं। न्यूक्लियर फिजन क्या है? आपको मालूम है कि हैवी न्यूक्लियस स्टेबल है? नहीं है, ठीक है ना। जितने हैवी होगा तो धीरे धीरे नंबर ऑफ प्रोटॉन्स बढ़ते चले जाएंगे, तो रिपल्सिव फोर्स बढ़ता चला जाएगा और एक स्टेज पे अपने आप से ब्रेकिंग शुरू हो जाएगी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, उसके बाद और आगे चलते हैं और हैवी न्यूक्लियस की बात करें तो कहते हैं अगर उन हैवी न्यूक्लियस को हम अगर न्यूट्रॉन स्ट्राइक करा दें, एक्साइट करा दें न्यूट्रॉन की स्ट्राइकिंग से, बम्बार्डिंग से, तो क्या होगा? वो हैवी न्यूक्लियस दो छोटे न्यूक्लियस में ब्रेक हो जाएगा और इस प्रोसेस में लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी। एनर्जी मतलब हीट प्रोड्यूस होगी। ठीक है, और एक न्यूट्रॉन जब एक एटम को ब्रेक करता है, यूरेनियम 235 एटम पर जब एक न्यूट्रॉन स्ट्राइक करता है तो बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक होता है। ठीक है, और इस प्रोसेस में 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं। अब ये 3 न्यूट्रॉन क्या करेंगे, ये बात की बात है, अभी बताता हूं, लेकिन उससे पहले न्यूक्लियर फिजन। तो इस प्रोसेस को, जिसमें एक हैवी न्यूक्लियस दो कंपेरेबल यानी इक्वल साइज के, ऑलमोस्ट इक्वल साइज के स्मॉल पार्ट में ब्रेक होता है, साथ ही साथ इसमें 3 न्यूट्रॉन प्रोड्यूस होते हैं और लार्ज अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस होती है, न्यूक्लियर फिजन कहलाता है। देखिए, अ हैवी न्यूक्लियस ए मोर देन 230 से ज्यादा व्हेन एक्साइटेड स्प्लिट्स इनटू 2 स्मॉलर न्यूक्लियाई ऑफ नियरली कंपेरेबल मासेस इज न्यूक्लियर फिजन। बता चुका हूं। अब इक्वेशन दिया गया है, यूरेनियम 23592 प्लस न्यूट्रॉन 10। जब ये स्ट्राइक करेगा तो ये बेरियम और क्रिप्टॉन में ब्रेक करेगा, साथ ही साथ 3 न्यूट्रॉन निकलेंगे और लार्ज अमाउंट क्यू हीट प्रोड्यूस होगी। क्यू क्या है? हीट या एनर्जी, एंड इज अबव 200 मेगा वोल्ट। राइट, अब आप देखिए, एक एटम ब्रेक हुआ ना यूरेनियम का, 3 न्यूट्रॉन निकले, तो अब ये 3 न्यूट्रॉन अलग अलग एटम को ब्रेक करेंगे, तो उससे कितने निकलेंगे? 1 से 3, तो ये 3 न्यूट्रॉन कितने प्रोड्यूस करेंगे? 9। ठीक है, 3 + 3 + 3। अब ये 9 ईच 3 प्रोड्यूस करेगा, तो कितने प्रोड्यूस होंगे? 27। कहने का मतलब अगर ये न्यूट्रॉन्स जो लगातार प्रोड्यूस होते जा रहे हैं 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 ऑनवर्ड, तो अगर ये सारे के सारे न्यूट्रॉन हर यूरेनियम के एटम से स्ट्राइक करते जाएंगे तो क्या होगा? ये इसको ब्रेक करते जाएंगे, तो ये तो एक चेन बन गई ना। 1 न्यूट्रॉन, फिर 3 न्यूट्रॉन, फिर 9 न्यूट्रॉन, फिर 27 न्यूट्रॉन ऑनवर्ड्स, तो ये तो एक चेन बन गई। और अगर ये प्रोसेस इस तरीके से कंटिन्यू होगा तो ये प्रोसेस कहलाएगा चेन रिएक्शन। राइट, ठीक है, और इसीलिए मैंने यहां लिखा है न्यूक्लियर फिजन इज चेन रिएक्शन। अब चेन रिएक्शन से देखिए क्या होगा, एक फिजन में एक जब ब्रेकिंग होती है एटम की तो 200 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो चेन रिएक्शन अगर कंटिन्यू होता रहेगा तो क्या होगा? नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स स्ट्राइक करने के बाद अ लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी यानी हीट प्रोड्यूस करेंगे, एंड दैट विल बी हार्मफुल। कैसे कंट्रोल होगी?
ठीक है ना। तो वही कहा गया है कि न्यूक्लियर फिजन चेन रिएक्शन है। अब चेन रिएक्शन को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या आप इसको कंट्रोल कर सकते हैं कि नहीं कंट्रोल कर सकते हैं? अगर इस चेन रिएक्शन 1 से 3, 3 से 9, 9 से 27 ऑनवर्ड इसको अगर हम कंट्रोल कर ले जाएं तो दैट विल बी कंट्रोल चेन रिएक्शन। और अगर हम कंट्रोल नहीं कर पाएंगे तो क्या होगा? दैट विल बी अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। अब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन क्या है? एटम बम। वहां तो कोई कंट्रोल है नहीं, एक बार ब्लास्ट हो और ब्लास्ट होकर के पूरा खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि वहां कोई कंट्रोल नहीं है, राइट। तो इसका मतलब अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जाम्पल क्या है? एटम बम। ठीक है, ये नेगेटिव साइड हो गया एटॉमिक एनर्जी का। अब हम अगर इसी चेन रिएक्शन को कंट्रोल कर लें एनी हाउ तो क्या होगा? तो सबसे पहले क्वेश्चन उठता है कि हाउ वी विल कंट्रोल दिस चेन रिएक्शन। तो मैंने पहले ही कहा है कि न्यूक्लियर फिजन न्यूट्रॉन के स्ट्राइक करने से हो रहा है और 1 से 3, 3 से 29, 9 से 27 एंड ऑनवर्ड बढ़ते चले जा रहे हैं। तो इसका मतलब जो न्यूट्रॉन के नंबर्स बढ़ते जा रहे हैं वही तो न्यूक्लियर फिजन कर रहे हैं। तो अगर न्यूट्रॉन के नंबर्स जो प्रोड्यूस हो रहे हैं इनको कंट्रोल किया जाए, इनको रोकें, कहीं एब्जॉर्ब करा दें, स्लो करा दें इनकी स्पीड, ठीक है, तो कंट्रोल किया जा सकता है। एक्सपेरिमेंटल डिजाइन की गई एक्सपेरिमेंट और बना न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। और न्यूक्लियर रिएक्टर में पहले न्यूक्लियर फिजन होता है, लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस हो जाती है। जब बियॉन्ड द लिमिट होने लगती है तो हम इस रिएक्शन को कंट्रोल कर देते हैं, तो उसको हम पढ़ेंगे न्यूक्लियर रिएक्टर में। यानी जो आपका न्यूक्लियर फिजन है वो अनकंट्रोल के साथ साथ कंट्रोल भी किया गया। उसमें रॉड लगाई गई जो न्यूट्रॉन्स को एब्जॉर्ब कर लेती थी, हैवी वाटर को यूज किया गया, ठीक है, जो मॉडरेट कर देता था, मॉडरेटर की तरीके से यूज किया गया। ये सब अब पढ़ेंगे किसमें? न्यूक्लियर रिएक्टर। तो फिर मैंने बताया अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है? हाइड्रोजन एटम बम। और जबकि कंट्रोल्ड चेन रिएक्शन का एग्जांपल क्या है बेटा? इट इज योर न्यूक्लियर रिएक्टर, ठीक है। न्यूक्लियर रिएक्टर का वीडियो हम आपका दूसरा बनाएंगे, मैं उसको उसमें समझाऊंगा। तो दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ कंट्रोल चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल्ड चेन रिएक्शन। तो अभी एक काम क्या करिए, वीडियो को पॉज करके इतना नोट करिए, फिर मैं आपको न्यूक्लियर फ्यूजन बताता हूं। वीडियो पॉज करिए। ओके स्टूडेंट्स, नाउ दिस इज लास्ट टॉपिक ऑफ द डे, दैट इज न्यूक्लियर फ्यूजन। अब न्यूक्लियर फ्यूजन क्या था? एक हैवी न्यूक्लियाई था, यहां उसका रिवर्स प्रोसेस है, यानी दो स्मॉल न्यूक्लियाई मिलकर के एक हैवी न्यूक्लियाई बनाते हैं। तो इस प्रोसेस को हम लोग न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। देखिए मैंने लिखा है द प्रोसेस इन विच टू लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन, कंडीशन दे दी है, एट एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, टेम्परेचर ज्यादा होना चाहिए, टू फॉर्म अ सिंगल हैवियर न्यूक्लियाई इज न्यूक्लियर फ्यूजन, राइट। और न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस में जो प्रोडक्ट हमको मिलता है उसका मास क्या होता है, उसके बारे में कहते हैं द मास ऑफ द हैवियर न्यूक्लियाई फॉर्म्ड इज, जो प्रोडक्ट मिला हैवियर न्यूक्लियाई उसका मास इज लेस देन, मास डिफेक्ट वाली कंडीशन देखिएगा, इज लेस देन द सम ऑफ द मासेस ऑफ द कंबाइनिंग न्यूक्लियाई। दिस मास, ये क्या है? यही मास डिफेक्ट तो है, और यही मास एनर्जी के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। किस रूल से? E इज इक्वल टू mc²। ये लिखा हुआ दिस मास डिफेक्ट इज रिलीज्ड एज एनर्जी इन अकॉर्डेंस विद आइंस्टीन्स मास एनर्जी रिलेशन, E इज इक्वल टू mc²। और इसके बाद मैंने एक इक्वेशन लिख रखी है यहां पर जो आपका न्यूक्लियर फ्यूजन को दिखाती है। 1H1 दैट इज प्रोटॉन प्लस प्रोटॉन मिल रहे हैं, न्यूट्रॉन बन रहा है 1s2 और एक पॉजिट्रॉन आ रहा है, उसके साथ साथ इतने अमाउंट की एनर्जी रिलीज हो रही है, राइट। तो स्टूडेंट्स इंपॉर्टेंट क्या है, मैंने पहले लिख दिया कि फ्यूजन के लिए हाई टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और उतना हाई टेम्परेचर आप नॉर्मली प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब
पहले फिजन किया जाता है, उससे हीट प्रोड्यूस होती है। जब उतना टेम्परेचर प्रोड्यूस हो जाता है तब फ्यूजन का प्रोसेस होता है। तो अब कहते हैं व्हाट आर द नेसेसरी कंडीशन फॉर न्यूक्लियर फ्यूजन। तो पहली कंडीशन तो इसका टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, और दूसरी कंडीशन ये है आपकी कि डेंसिटी भी बहुत हाई होनी चाहिए। यानी दो कंडीशंस हैं। पहली बात कि टेम्परेचर बहुत हाई होना चाहिए, और दूसरी चीज डेंसिटी यानी प्रेशर भी बहुत हाई होना चाहिए। राइट स्टूडेंट्स, तो हमारा आज का लेक्चर यहीं पे खत्म होता है। आप इसको नोट कर लीजिएगा। फिजन और फ्यूजन के लिए हम आपको दो अलग से वीडियो डालेंगे। सॉरी, न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए हम आपको एक वीडियो अलग से डालेंगे, आप उसको देखिएगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। पॉज करके नोट कर लीजिए। ओके।